वेलकम गाइस, दिस इज महक भाटके एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी पॉइंट। सो गाइस, लास्ट टाइम हमने इस वीडियो जब पे स्टॉप किया था तो हमने सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में स्टार्ट कर दिया था। सेल ऑर्गेनेलीज कुछ कंपोनेंट्स होते हैं सेल के अंदर फ्लूइड पार्ट के अंदर प्रोटोप्लाज्म के अंदर फ्लो करते हैं। तो आज हम अपनी पहली सेल ऑर्गेनेली यानी कि सेल मेम्ब्रेन व्हिच इज आल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अपनी क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। ये हमारा चैप्टर 5 का सेकेंड लेक्चर है। सो हमारी फर्स्ट सेल ऑर्गेनेली है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन इज आल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो होता है ये सेल की सबसे आउटर कोटिंग होती है जो परमिट करता है कि सेल के अंदर क्या सब्सटेंस आ रहे हैं, क्या सब्सटेंस नहीं आ रहे हैं। इसको हम सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, क्योंकि ये सिलेक्टिवली कुछ सब्सटेंसेस को सेल के अंदर आने देता है और कुछ को नहीं आने देता। सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो एक फिल्टर पेपर की तरह होता है जिसमें से कुछ चीज़ें जो होती है वो पास हो सकती हैं और कुछ जो उसको स्टॉप कर कुछ चीज़ों को स्टॉप कर देता है। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब हम ये देखते हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो आउटर मोस्ट पार्ट है और वही अलाउ करता है सब्सटेंसेस को इन एंड आउट आने के लिए। लेकिन जो सब्सटेंसेस अंदर आ जा सकते हैं उसमें बेसिकली दो तरह के सब्सटेंसेस आते हैं, गैसियस एंड लिक्विड्स। गैसेस जो होती हैं वो डिफ्यूजन के प्रोसेस से आती हैं। डिफ्यूजन का प्रोसेस हम पहले पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर वेरियस गैसेस जो होती हैं वो एयर पार्टिकल के साथ मिक्सअप होकर इन आउट ट्रैवल कर लेती हैं। अब जब यहाँ पे डिफ्यूजन की बात करें तो डिफ्यूजन के अंदर जो गैसेस होती हैं बेसिकली CO2 और O2 जो सेल के अंदर बाहर ट्रांसफर हो जाती हैं। अब जब भी सेल के आउटर एरिया में एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में CO2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो CO2 कंसंट्रेशन जब उसके आउटर एनवायरनमेंट में ज़्यादा होगा तो वो सेल के अंदर मूव कर लेगा। किसी भी गैस की या किसी भी सब्सटेंस की एक नेचुरल टेंडेंसी होती है कि जब भी वो फ्लो करता है तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन का रीजन की तरफ जाता है। यानी कि जहाँ पे वो सब्सटेंस ज़्यादा प्रेजेंट है वो उस एरिया से फ्लो करेगा किस एरिया में जहाँ पे उस सब्सटेंस की कंसंट्रेशन कम होती है। तो अगर हमारे सेल के अंदर CO2 की वो कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो CO2 वहाँ से बाहर फ्लो करेगा। अगर सेल के अंदर CO2 कंसंट्रेशन ज़्यादा है और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में यानी कि सेल के बाहर बिल्कुल सराउंडिंग में उसकी कंसंट्रेशन कम है तो हायर रीजन से लोअर रीजन की तरफ फ्लो करेगा। सिमिलरली अगर एग्जाम्पल लेते हैं O2 का तो O2 भी सेम फॉलो करता है। अब जब हम यहाँ पे एग्जांपल ले रहे तो हम ये एग्जांपल यहाँ पे एक नए सेल का एग्जांपल लेते हैं। इस सेल के अंदर जो मैंने ड्रॉ करा है इसका सेल मेम्ब्रेन है और इसके अंदर O2 की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा, इसके अंदर हम O2 कंसंट्रेशन लो ले लेते हैं। इसके अंदर O2 जो है वो बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट है, लेकिन जो इसकी एकदम बाहर की सराउंडिंग्स है यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन के बिल्कुल बाउंड्री के आसपास सराउंडिंग है वहाँ पे O2 की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई है। तो O2 जो है वो आसपास के गैसियस पार्टिकल्स में मिक्स होकर इस मेम्ब्रेन के थ्रू अंदर ट्रैवल करके आ जाएगा और O2 के गैस पार्टिकल के साथ मिक्स होने पे और उसके अंदर फ्लो करने के प्रोसेस को हम डिफ्यूजन कहते हैं। एंड ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जब भी हम किसी सब्सटेंस के फ्लोइंग की बात करते हैं तो वो हमेशा एक हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन के एरिया में फ्लो करता है और ये बात हमेशा में याद रखनी है। और इसी फैक्ट पे हमारा नेक्स्ट प्रोसेस भी बेस्ड है। अभी हमने डिस्कस किया कि सेल के अंदर बाहर कोई गैस आ सकती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं कि सेल के अंदर बाहर जो है वो एक लिक्विड भी फ्लो कर सकता है। अब लिक्विड जो होता है उसका प्रोसेस भी सेम होता है, लेकिन उस प्रोसेस को हम ऑस्मोसिस कहते हैं। ऑस्मोसिस जो है वो ऑस्मोसिस के प्रोसेस में जो वाटर होता है, जो लिक्विड होता है वो गैस के साथ मिक्सअप नहीं होता, वो डायरेक्टली इस मेम्ब्रेन के अंदर बाहर आ जा सकता है। अब ऑस्मोसिस के अंदर हमारे पास 3 केसेस होते हैं, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपरटोनिक। यानी कि जो वाटर है वो अंदर भी आ सकता है, बाहर भी जा सकता है। तो ये तीसरा केस हम क्यों ले रहे हैं? पहला जो प्रोसेस है ऑस्मोसिस के अंदर वो आता है हाइपोटोनिक।
हाइपोटोनिक के अंदर क्या होता है कि जो हमारे सेल के बिल्कुल बाहर की सराउंडिंग होती है वो उस वहाँ पे जो लिक्विड होता है डाइल्यूट होता है। डाइल्यूट क्या होता है? डाइल्यूट वो लिक्विड होता है जिसके अंदर वाटर की कंसेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है और सॉल्यूट जो होता है वो कम होता है। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि लिक्विड के अंदर दो कंपोनेंट्स होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो जिस लिक्विड के अंदर सॉल्वेंट ज़्यादा होता है और सॉल्यूट कम होता है उसको हम डाइल्यूट कहते हैं। जो और यहाँ पे सॉल्वेंट जो होता है वो हमारा वाटर होता है डाइल्यूट लिक्विड्स के सॉल्यूशन के केसेस में। अब यहाँ पे हम ले रहे हैं कि जो हमारा सेल के बिल्कुल बाहर की सराउंडिंग है वहाँ पे H2O की कंसनट्रेशन, H2O इज अवर वाटर, ओके। यहाँ पे H2O की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई है, तो H2O जो है वो अंदर फ्लो कर लेगा, अंदर फ्लो करके आ जाएगा और हमारा सेल जो है वो स्वॉलन अप हो जाएगा, ओके। मैंने पढ़ा था कि अभी पढ़ा है कि वाटर जो होता है दोनों डायरेक्शन में फ्लो कर सकता है, इट कैन ऑल्सो कम इनसाइड एंड इट कैन ऑल्सो गो आउटसाइड। पर इस केस में क्योंकि वाटर की जो अंदर की कंसनट्रेशन है वो लोअर कंसनट्रेशन है, इसलिए वाटर जो है बाहर से अंदर आ जाएगा। इसका एक बहुत अच्छा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, हम लोग देखते हैं कि अपने डेली लाइफ में जब हम किशमिश को अगर हम पानी में थोड़ी देर के लिए रख देते हैं तो उसके अंदर वाटर मूव इन कर जाता है। क्यों करता है? क्योंकि उसके अंदर जो होती है पानी कंसनट्रेशन कम होती है और बाहर जो होती है पानी कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, वाटर उसके अंदर फ्लो कर जाता है और ये है हमारा हाइपोटोनिक ऑस्मोसिस का एग्जाम्पल। नेक्स्ट अब हम ये लेके चलते हैं कि नेक्स्ट प्रोसेस हमारा आता है आइसोटोनिक। आइसोटोनिक के अंदर हम लेके चलते हैं कि H2O की कंसनट्रेशन जितनी बाहर है उतनी ही अंदर भी है, यानी कि हमारे पास दो रीजन नहीं है, हायर कॉन्सेंट्रेशन और लोअर कॉन्सेंट्रेशन के हमारे पास दो रीजन्स नहीं है। इनसाइड आउट वाटर की कंसनट्रेशन इक्वल है, जो अमाउंट ऑफ वाटर हमारे सेल के अंदर है या जो उसके सेल मेम्ब्रेन के बिल्कुल बाहर की बाउंड्री में है वो इक्वल है। तो उस केस में कोई भी मूवमेंट नहीं होगा, ना वाटर अंदर से बाहर आएगा ना बाहर से अंदर जाएगा, क्योंकि दोनों ही एरियाज में वाटर कंसनट्रेशन, वाटर का अमाउंट जो है वो इक्वल है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं आइसोटोनिक प्रोसेस, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस, जहाँ पे वाटर कंसनट्रेशन इक्वल होती है। नेक्स्ट एंड द इम्पॉर्टेंट केस इज हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक के अंदर सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है कि हमारे बिल्कुल बाहर की एटमॉस्फेयर होती है उसके अंदर वाटर का कंसंट्रेशन कम होता है एज कम्पेयर टू इनर कंसंट्रेशन। अब इस केस में वाटर जो होता है वो बाहर की तरफ फ्लो कर लेता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि वाटर जो है वो हायर कंसंट्रेशन लोअर कंसंट्रेशन जाएगा। अब जो हमारा अंदर वाला एरिया है वो है हायर कंसंट्रेशन और बाहर वाला एरिया जो है वो है लोअर कंसंट्रेशन। सो हेंस वाटर विल गो आउट, it will go outwards from the cell and this process is known as hypertonic process। इस केस में हमारा सेल जो है वो श्रिंक हो जाएगा। सेल मेम्ब्रेन जो होता है बहुत फ्लेक्सिबल होता है बिकॉज वो अपना साइज होता है मॉडिफाई कर सकता है अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल सराउंडिंग्स। और ये इसलिए मेटअप बनता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जिनको हम कहते हैं लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वन मार्कर क्वेश्चन that what is the component from which the cell membrane or plasma membrane is made up of. Cell membrane or plasma membrane is made of organic molecules which are known as lipids and proteins. Extremely important. Next इसका application देखते हैं। application इसका हम plants से देख सकते हैं। हम सुनते हैं plants जो होते हैं वो पानी एब्जॉर्ब करते हैं, मिट्टी में से एब्जॉर्ब करते हैं। रूट्स जो होती हैं वो मिट्टी में से अपना पानी एब्जॉर्ब करते हैं, न्यूट्रिएंट्स लेती हैं। लेकिन वो कैसे होता है? जो पानी अंदर और बाहर फ्लो करता है दैट इज द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के प्रोसेस से जो मिट्टी के अंदर पानी होता है वो रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं, जिसके अंदर उनका न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जो आगे उनकी डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। और जो एक्स्ट्रा वाटर प्लांट्स को ऊपर चला जाता है वो जो होता है वो लूज भी ऑस्मोसिस के प्रोसेस से ही होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ह्यूमन सेल्स। ह्यूमन सेल्स आर सेल्स। हमारे सेल के अंदर गैसेस का एक्सचेंज जो होता है या लिक्विड्स का एक्सचेंज होता है वो इसी प्रोसेस से होता है, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। अमीबा नेक्स्ट के साथ है अमीबा। अमीबा जो होता है वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है। इसके अंदर उसकी सेल मेम्ब्रेन होती है वही अपना साइज चेंज करती है और फूड को एनगल्फ करती है। एनगल्फ इज लाइक अगर ये अमीबा है, अमीबा का कोई रेगुलर शेप नहीं होता, इट इज एन इरेगुलर शेप ऑर्गेनिज्म और यहाँ पे उसका फूड है
तो ये सेल मेम्ब्रेन जो है अपना साइज चेंज करके इस फूड को ऐसे एनगल्फ कर लेती है, अपनी सेल बॉडी के अंदर, अपनी बॉडी के अंदर ले आती है और ये जो होता है उसको कंज्यूम कर लेता है। फ्यूजन का ही एक स्पेशल केस है। ऑस्मोसिस के अंदर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू इनसाइड आउट जो होता है कंपोनेंट्स आ जा सकते हैं और ऑस्मोसिस को हम और डिफ्यूजन का ही एक स्पेशल केस मानते हैं। तो ये सेल मेम्ब्रेन के बारे में कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं कि इसको हम सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इसके प्रोसेस अंदर और बाहर डिफ्यूजन प्रोसेस और ऑस्मोसिस के प्रोसेस से जाते हैं। ऑस्मोसिस के हमारे पास 3 आगे सब टाइप्स होते हैं, सब प्रोसेस होते हैं, हाइपोटोनिक, एसिटोनिक, हाइपोटोनिक। It is made up of lipids and proteins. It can be seen in plants and human cells and amoeba. Cell wall. Cell wall जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, फंजाई बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होता है, लेकिन ह्यूमन सेल्स के अंदर या एनिमल सेल्स के अंदर ये प्रेजेंट नहीं होता। सेल वॉल जो होता है वो सेल मेम्ब्रेन से भी बाहर होता है और बिल्कुल टॉप मोस्ट आउटर कवरिंग होता है सेल वॉल। सेल वॉल है वो बिल्कुल बाहर होता है, टॉप मोस्ट आउटर कवर होता है, लेयर होता है प्लांट सेल का। ये जो होता है एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट नहीं होता। सेल वॉल जो होता है वो सेल्यूलोज का मेडअप होता है। सेल्यूलोज जो होता है वो हमारा एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है जिसका स्ट्रक्चर आप आगे जाके पढ़ेंगे। सेल्यूलोज जो होता है वो बेसिक कंपोनेंट होता है जिससे हमारी सेल वॉल मेड होती है। सेल वॉल जो होता है वो उसका मेन फंक्शन होता है सेल को एक रिजिड स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, उसको एक प्रॉपर शेप प्रोवाइड करना। और सेल वॉल जो होता है वो प्रिवेंट करता है सेल को बर्स्ट होने में। अब सेल बर्स्ट कैसे हो सकता है? जब भी सेल एक हाइपोटोनिक सोल्यूशन के अंदर प्लेस होता है और सेल के बाहर जो वाटर होता है वो उसके ऊपर कॉन्टीन्यूसली प्रेशर लगा रहा होता है, यानी कि बाहर से कॉन्टीन्यूसली बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा होता है, तो सेल जो होता है बहुत डेलिकेट होता है, तो बर्स्ट ना कर जाए इसीलिए जो सेल वॉल होती है वो उसको इक्वली अंदर से उतना ही प्रेशर प्रोवाइड करती है। उस बाहर से जो प्रेशर आ रहा है उसको सेल वॉल इक्वली उतना प्रेशर दे के कैंसिल आउट कर देती है, सो दैट जो बाहर का कंसनट्रेटेड सोल्यूशन है, कंसनट्रेटेड वो होता है जहाँ पे सॉल्यूट होता है वो बहुत ही हायर अमाउंट प्रेजेंट होता है। और हाइपोटोनिक सोल्यूशन के अंदर जो बाहर वाले जहाँ पे बाहर जो पानी होता है जिसका कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू अंदर, तो जब वो बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा रहा होता है सेल वॉल जो होता है वो उतना प्रेशर अंदर से भी लगाता है और बाहर प्रेशर कैंसिल ऑफ कर देता है, सो दैट जो ये सेल है ये बर्स्ट ना कर पाए। कभी भी सेल के अंदर ऑस्मोसिस के थ्रू प्लांट वाटर जो होता है वो बाहर निकल जाता है, तो उस केस में क्या होता है, जो सेल होता है उसके सारे कंपोनेंट्स सेल वॉल से अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। यानी कि जैसे हमारा सेल जो होता है वो श्रिंक होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो जितने भी हमारे सेल के अंदर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सेल वॉल से थोड़ी दूर की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, दे शिफ्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सेल, और जो सेल वॉल होता है वो उन कंपोनेंट से दूर हो जाता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, प्लाज्मोलाइसिस। यानी कि जब भी ऑस्मोसिस के, इसका बेसिक सा मतलब यही होता है कि ऑस्मोसिस के प्रोसेस में जब पानी बाहर मूव कर जाता है और सेल श्रिंक हो जाता है तो जो सारे ऑर्गेनेल्स हैं वो सेल वॉल से बहुत दूर की तरफ डाइवर्ट हो जाते हैं, फ्लो कर जाते हैं। और नेक्स्ट कंपोनेंट इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो होता है वो किसी भी सेल का एक बहुत ही बेसिक और सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है जो सेल के बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस वो कंपोनेंट होता है जो सेल के सेंटर में प्रेजेंट होकर मोस्ट ऑफ द सेल का मास ऑक्यूपाई करता है। अब जो न्यूक्लियस होता है उसके आसपास एक डबल लेयर कवरिंग होती है विच इज नोन एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। डबल लेयर का मेम्ब्रेन मतलब 2 लेयर्स की कवरिंग होती है विच इज नोन एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है ये हमारा थोड़ा सा सेल मेम्ब्रेन से सिमिलर होता है। जैसे सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो सेल को और बाहर के आउटर एटमॉस्फेयर में सब्सटेंस का इनफ्लो एंड आउटफ्लो कंट्रोल करता है, उसी तरह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है वो न्यूक्लियस और सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर सब्सटेंसेस को इनफ्लो आउटफ्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है।
यहाँ पे हमारे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, लिक्विड पार्ट होता है, वो इसका बात पढ़ेंगे। साइटोप्लाज्म जो होता है लिक्विड पार्ट होता है, लिक्विड पार्ट के अंदर कुछ गैसेस होती है, कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, और जो लिक्विड होता है वो जो होता है न्यूक्लियस के अंदर फ्लो कर रहा है, न्यूक्लियस से बाहर कुछ चीज़ बाहर आ रही है, तो वो जो होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का काम होता है। नेक्स्ट, अब जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर कुछ थ्रेड लाइक कंपोनेंट प्रेजेंट होता है जो बहुत ही थिन होता है और हमें इजीली माइक्रोस्कोप से भी व्यू नहीं होता है अनटिल एंड अनलेस जो सेल है डिवाइड हो गए। सेल जब डिवाइड होता है तो हमें कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखते हैं। सेल डिवाइड करते हैं 1 से 2, 2 से 3, 2 से 4, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। सेल जो होते हैं वो डिवाइड कर सकते हैं खुद को, दे हैव द एबिलिटी टू डिवाइड देमसेल्फ। और जब एक सेल डिवाइड होता है साथ ही साथ उसका न्यूक्लियस भी डिवाइड होता है, और जब न्यूक्लियस डिवाइड होता है तो न्यूक्लियस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है दोनों अलग अलग सेल्स का फंक्शन करने में, कि दोनों जो नया सेल है, जो न्यू सेल फॉर्म हो रहा है, वो कैसे फंक्शन करेगा, तो उसमें न्यूक्लियस जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब हमारे पास जब सेल डिवाइड करता है तो हमें कुछ थ्रेड लाइक, जब सेल डिवाइड करता है और फिर न्यूक्लियस अभी आगे डिवाइड करता है तो हमें कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखता है जिसको हम कहते हैं क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे इनहेरिटेड कैरेक्टर के लिए। क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो डिपेंडेंट रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे इनहेरिटेड कैरेक्टर के लिए। इनहेरिटेड कैरेक्टर मतलब जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिलता है। नेक्स्ट, क्रोमोसोम्स के 2 पार्ट्स होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ बेसिकली 2 पार्ट्स, डीएनए एंड प्रोटीन। Proteins are normal proteins and DNA is the component which is actually responsible for our inherited character. न्यूक्लिक एसिड जिसके अंदर जो जीन्स होते हैं ये सिर्फ फंक्शनल सेगमेंट होते हैं। फंक्शनल सेगमेंट इज जो डीएनए के फंक्शन करने में या डीएनए के जो रोल प्ले करता है उसको रोल प्ले करने में हेल्प करते हैं। जीन्स जो होते हैं इसके अंदर हमारे कैरेक्टर जो होते हैं वो स्टोर्ड होते हैं और वो इम्प्लीमेंट हम करते हैं और वो हमारे इनहेरिटेड कैरेक्टर्स होते हैं, तो वो डीएनए के अंदर उसकी फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं। सो हमारा सेल डिवाइड हो रहा होता है तो जो हमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखते हैं वो होते हैं क्रोमोसोम। पर जब हमारा सेल डिवाइड नहीं हो रहा होता तब जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हमें नहीं दिख पाते क्योंकि वो बहुत ही माइन्यूट होते हैं, वो उसको हम माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते हैं। उसको हम कहते हैं क्रोमैटिक मटीरियल। व्हेन द सेल इज नॉट डिवाइडिंग, at that time the component which holds DNA and protein is chromosomes की जो तो हमारा सेल डिवाइड हो रहा होता है, at that time we refer to it as chromatic material। हमारे न्यूक्लियस के बेसिस को हम सेल को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज प्रोकैरियोटिक एंड अनदर वन इज यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है प्रो, इसको हम इस वर्ड को हम ब्रेक कर देते हैं। अगर प्रो मीन्स प्रिमिटिव, eukaryotic and karyot, basically this karyot means nucleus. Prokaryotic cells means those cells which have a primitive nucleus. Primitive nucleus मतलब कि वो nucleus जिसका nucleus membrane जो है वो बहुत poorly defined है, कोई region नहीं है उसका, और nucleus membrane basically हम कह सकते हैं कि negligible होता है, बिल्कुल absent होता है। That kind of cells are known as prokaryotic cells। सेकेंड टाइप ऑफ सेल्स वो होते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, एंड दीज टाइप ऑफ सेल्स आर नोन एज यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर हमारा न्यूक्लियस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है और बहुत ही अच्छे से स्ट्रक्चर डिफाइंड होता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर क्योंकि हमारा न्यूक्लियस मेम्ब्रेन मिसिंग होता है तो उसकी जगह हमारे पास कुछ न्यूक्लियर एसिड्स होते हैं। अब क्योंकि हमारा एक कंप्लीट रीजन है जहाँ पे जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है वो बहुत ही अनइवनली पोरली डिफाइंड है, तो उसको कंपेंसेट करने के लिए हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर न्यूक्लियर एसिड्स होते हैं जिनको नोन एज न्यूक्लियोइड्स। सो देयर आर some specific nucleic acid in that region where nucleus membrane is not properly defined. These nucleic acid made a nucleoid. Okay? अब हमारे यूकैरियोटिक सेल्स के एग्जांपल है एनिमल सेल, फंजाई सेल एंड सम प्लांट सेल्स, whereas प्रोकैरियोटिक सेल्स के हमारे पास एग्जांपल है प्लांट सेल्स एंड बैक्टीरिया सेल्स। ओके, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ बैक्टीरिया सेल्स एंड प्लांट सेल्स। सम प्लांट सेल्स, सारे प्लांट सेल्स को हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। कुछ प्लांट सेल्स ऐसे होते हैं जो प्रोकैरियोटिक होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो यूकैरियोटिक होते हैं। यहाँ पे आता है हमारा प्लांट
some plants, then animals, and next is fungi. So guys, I hope you like this video. आज की वीडियो में हमने 3 सेल ऑर्गेनेल्स डिस्कस करी हैं. The first is cell membrane, and third न्यूक्लियस. और न्यूक्लियस की बेसिस पे हमने 2 टाइप के सेल पढ़े, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक. तो अभी हमारे पास साइटोप्लाज्म एक ऑर्गेनेल बची है जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे. आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक माई वीडियो. कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है और इसके बाद कौन सा चैप्टर शुरू करना है. प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स सो दैट you can help more and more people. And don't forget to subscribe my channel so that मैं कोई भी नया वीडियो डालूंगी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा. Don't forget to press the bell icon. Thank you.